वेलकम टू केजी क्लब। आज हम लोग EHI 06 जो इग्नू की हिस्ट्री की बुक हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान फ्रॉम 1840 टू 1949 ये टाइटल है इस कोर्स का। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस बार के जून TEE जो कि 23 तारीख से होने वाले हैं। 23 सितंबर से, एक्चुअली जून वाला एग्ज़ाम इस बार सितंबर में कंडक्ट हो रहा है, तो 23 सितंबर को EHI 06 का एग्ज़ाम है। तो इसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है वो इसमें पता चल जाएगा। तो कुछ कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन इसमें मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो आपको स्टडी मटेरियल में या नहीं तो इंटरनेट से उसे एक बार ज़रूर देख लेना है। एक बार जब आप उसे देख लेंगे तो वो क्वेश्चन या उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए आप उसे सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। इस बार कोरोना का भी टाइम है, तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, हो सकता है थोड़ा इजी रहे, लेकिन ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। तो जापान का जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जापान जब अपने एंशिएंट टाइम में जो जापान में तोकुगावा का रूल चल रहा था, उसके बाद जब जापान मॉडर्नाइज होना शुरू किया लगभग 1848 के बाद से, तो उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जापान में क्या क्या हुए इसमें आपको वो लिखना है। आपको इसके लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान ये आपको स्टडी मटेरियल में पढ़ना होगा, और इसके स्टडी मटेरियल में एक दो चैप्टर्स हैं जिसे आपको देख लेना है, या नहीं तो आप इंटरनेट से भी इसे कवर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फैक्टर्स विच एनेबल्ड जापान रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर वर्ल्ड वार टू। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसके बाद एक ऐसा मैराकल हुआ, इतना रैपिड ग्रोथ जापान में हुआ कि पूरी दुनिया हैरान रह गई कि जापान इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ा। लगभग एक दशक तक हर साल 10% की इंक्रीजमेंट के साथ इसकी GDP बढ़ रही थी। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान, ये आप स्टडी मटेरियल में देख लेंगे या फिर इंटरनेट पे आप इसे सर्च कर लेंगे, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नेशनलिज्म इन चाइना। चाइना में नेशनलिज्म की भावना वहाँ के लोगों में कब आई, कैसे आई, क्या फैक्टर्स थे जो नेशनलिज्म के भावना वहाँ के लोगों में पैदा किए। आखिर वहाँ का जो मंचूरियन एम्पायर था, चिंग डायनेस्टी, इनका ये कैसे बिहेव करते हैं, इनका शासनकाल कैसा रहता है। तो इससे जुड़ी बातें आप या तो इंटरनेट पे देख लें या स्टडी मटेरियल में देख लें। और नेशनलिज्म देखिए, जब चिंग डायनेस्टी का रूल चाइना में आया, ये ओपियम वॉर के टाइम में आया था, 1840s के आसपास, तो उसके बाद लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई। धीरे धीरे ऐसा मूवमेंट, ढेर सारे मूवमेंट्स आए जिसमें 1911 का रिफॉर्म मूवमेंट थे, रेवोल्यूशन था चाइना का, रेवोल्यूशन ऑफ 1911। फिर इसके बाद मोनार्कियल सिस्टम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे बातें आपको देख लेनी है। एक बार आप इसे देख लेंगे, आपका इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। काउजेज ऑफ ओपियम वॉर इन चाइना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, चौथा क्वेश्चन है काउजेज ऑफ ओपियम वॉर इन चाइना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये 2 वॉर हुआ था, जिससे ये 2 वॉर से चाइना कितना कमज़ोर है ये वेस्टर्न पावर को दिख गया था, और इसके बाद वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म का चाइना में एंटर होना शुरू हो गया था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ फॉरेन पावर्स इंटरवेन इन चाइना। तो यही काउजेज ऑफ ओपियम वॉर इन चाइना। ओपियम वॉर मेन रीजन था जिससे फॉरेन इंटरवेंशन या वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म आना शुरू हुआ था। तो और क्या क्या रीजन्स थे, वहाँ के एम्पायर का क्या काम था, वहाँ का वॉर लॉर्डिज्म कैसा था, वहाँ के लोगों की सोच कैसी थी, वहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था, ये सारी बातें इन सारे बातों पे ये डिपेंड कर रहा था कि फॉरेन पावर्स चाइना में कैसे आए। पांचवा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छठा क्वेश्चन है डिस्क्राइब तोकुगावा सिस्टम इन जापान। अब जैसे देखिए, जिस तरह से चाइना में भी अर्लियर पीरियड था, पहले के मोनार्कियल सिस्टम्स थे, जैसे चिंग डायनेस्टी आए, चिंग डायनेस्टी अपने पहले एम्पायर को ख़त्म करके आए, वैसे ही तोकुगावा जो सिस्टम था जापान का, ये अर्लियर सिस्टम था, ये मॉडर्न जापान से पहले का सिस्टम था। ये भी 19th सेंचुरी के हाफ टर्म में, मीन्स 1840s 50s में ये भी तोकुगावा सिस्टम जापान से हट जाता है और यहाँ पे मीजी पीरियड आता है और मीजी पीरियड मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करता है। तो तोकुगावा सिस्टम इन जापान, इसे आप स्टडी मटेरियल से या फिर इंटरनेट है तो इंटरनेट से आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चन आ सकता है। 360 में पढ़िए, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आने वाले अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे इससे, ठीक। उसके बाद रूसो जापानीज़ वार है। अब ये रूसो जापानीज़ वार जो 1904 के आसपास हुआ था, तो रूसो जापानीज़ वॉर में क्या था, क्या रीजन्स था रूसो जापानीज़ वार का, आखिर रसिया का हार इस वॉर में क्यों हो जाता है, जापान का पलड़ा कैसे भारी हो जाता है, तो इसमें चाइना का क्या रोल था रूसो जापानीज़ वॉर होने का, ये सारी बातें आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी। अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कम समय में पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोग हल्की से मेहनत करेंगे और ये सब कवर हो जाएगा। तो रूसो जापानीज़ वॉर से पहले एक सीनो जापानीज़ वॉर हुआ था जो कि 1895 में हुआ था, जिसमें चाइना और जापान के बीच युद्ध हुआ और इसके बाद मंचूरियन एरिया पे जापान का कंट्रोल हो गया। मंचूरियन एरिया जो चाइना का था, वहाँ पे रसियन पहले से मौजूद थे, जिस वजह से जापानीज़ और रसियन के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और ये वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जापान जीत जाता है। ये वर्ल्ड को एक अलग सा लगा कि इतने बड़े राष्ट्र से जापान कैसे जीत गया। 8th क्वेश्चन है रीजन्स ऑफ द अर्ली क्राइसिस इन 19th सेंचुरी चाइना। चाइना में क्राइसिस कैसे उत्पन्न हुआ, वहाँ की जो चिंग डायनेस्टी थी उसके रहते यहाँ वहाँ पे क्राइसिस कैसे आ गई, इकोनॉमिक काउज क्या था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव काउज क्या था, वहाँ का लिबरल सोच कैसा था, तो वहाँ के लोगों की सोच कैसी थी, ये सारी बातें इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन्स ऑफ द फेलियर ऑफ तोकुगावा ऑर्डर। अभी हमने आपको बताया कि मीजी पीरियड जो जापान में आया 1840s 50s में, उससे पहले तोकुगावा सिस्टम था जापान में जो कि 250 साल तक शासन किया था। तो वो क्यों फेल हो गया, क्यों तोकुगावा को मीजी अच्छे से हटा करके रिप्लेस करके खुद को स्थापित कर लिया, तो ये आप स्टडी मटेरियल्स में ढूंढ लेंगे। कुछ नहीं है, 4-5 पॉइंट्स है जो इसमें इम्पोर्टेंट आते हैं, क्योंकि मीजी एंशियंट रूट पे चल रहा था, लेकिन तोकुगावा एंशियंट रूट पे चल रहा था, लेकिन ये जो मीजी पीरियड आया, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की, इन्होंने लोगों पे कुछ खास तरीके से ध्यान दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधारा, डेमोक्रेसी लाने की बात कही, पार्लियामेंट्री टाइप का डेमोक्रेसी लाने की बात की। तो इन सारे वजह से ये सब क्योंकि इम्पोर्टेंट थे, तो तोकुगावा इस वजह से वीक पड़ गया। वहाँ के लोगों ने भी मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की, इच्छा जाहिर की, जिसके वजह से तोकुगावा का फेलियर होना ज़रूरी था, यह एक्चुअली हो गया। 10वां क्वेश्चन है रीजन्स काउजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉक्सर रिवॉल्ट। ये बॉक्सर रिवॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट था और इसमें स्टूडेंट्स, इसमें प्रोफेसर, टीचर्स, ये सब मिल करके, पीजेंट्स, ये सब मिल करके ये रिवॉल्ट किए थे चाइना में चिंग एम्पायर के खिलाफ। 11वां क्वेश्चन है मे 4th मूवमेंट इन चाइना। ये मूवमेंट 4 मई 1919 को चाइना में हुए थे और ये मूवमेंट होने का कारण था कि वर्ल्ड वॉर के बाद का चाइनीज सिचुएशन और वहाँ के लीडर्स का जो सोच था, कुछ जो वहाँ पे मिलिट्रलिज्म लाना चाह रहे थे और कुछ लिबरल्स थे, दोनों में टकराव होते हैं और ये मे 4th मूवमेंट स्टूडेंट का जनरली कहेंगे, स्टूडेंट इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट किए थे। ये भी आपको स्टडी मटेरियल पे और इंटरनेट पर अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा, आप इसे भी एक बार चेक कर ले, स्टडी कर ले, क्वेश्चन इससे आ सकता है। 12 क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है हमारा वार लॉर्डिज्म इन चाइनीज सोसाइटी। अब जब
इस क्वेश्चन में क्या बताऊँ, जैसे 1911 में रेवोल्यूशन होता है चाइना में, इसके बाद वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी अब आएगा, मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स ने, जैसे युआन शी काई, इन्होंने कोशिश की दोबारा इम्पेरियलिज़म लाने का, राजशाही लाने का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए वहाँ के लिबरल सोचों की वजह से, वहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक व्यू के वजह से। फिर भी कुछ ऐसे बड़े बड़े, क्योंकि चाइना में ढेर सारे जो लीडर्स थे वो मिलिट्री से जुड़े हुए थे, तो इन लोगों ने काफ़ी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश किया। वही वार्ड लॉर्डिज्म है जो कि चाइनीज़ सोसाइटी में हमें दिखता है। राइज ऑफ अर्बन कल्चर इन जापान। अब जापान, हम लोगों ने आपसे, ये 13th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, राइज ऑफ अर्बन कल्चर इन जापान। तो अर्बन कल्चर जापान में आया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। वर्ल्ड वार के बाद ऐसे भी हम लोगों ने देखा कि जीडीपी जापान का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो ये अर्बन कल्चर के वजह से बढ़ रहा था। वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी ऊपर चली गए, वहाँ के स्टूडेंट्स की का सोच, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का एज ऑफ लिविंग, ये सब अच्छे से डेवलप हुआ, जिसके वजह से अर्बन कल्चर सही तरीके से डेवलप किया। अब 14th क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज़्म इन जापान। जापान में बुद्धिज़्म कैसे आया, क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जापान में बुद्धिज़्म कोरिया से आया, कोरिया में इंडिया से रिलेशन के वजह से, बहुत पुरानी बातें हैं ये सब, 500 CE के आसपास कोरिया में बुद्धिज़्म आया, लेकिन कोरिया से जापान में बुद्धिज़्म गया। तो इस बुद्धिज़्म ने जापान के सोच को कैसे अफेक्ट किया, ये सारी बातें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे या स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। एजुकेशन रिफॉर्म्स इन जापान ड्यूरिंग मीजी पीरियड में एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसा रहा जापान का, ये 15th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स इन जापान ड्यूरिंग मीजी। तो मीजी पीरियड हम लोग जान रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन का पीरियड था। इन लोगों ने एजुकेशन रिफॉर्म्स लाया ताकि इनका जीडीपी अच्छे से बढ़े, जीडीपी बढ़े, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़े, लोगों का जो सोच है वो डेवलप हो, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वो हर एक चीज़ लाने की कोशिश मीजी पीरियड ने किया। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स 15th क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान इंटरेक्शन विद द वेस्ट। ये भी वही है कि जापान में वेस्टर्नाइजेशन कैसे आया, किस तरह से जापान वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित हुआ, किस तरह से वेस्टर्न थाउट से जापान प्रभावित हुआ, उन्होंने कैसे अपने कंट्री में वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, अपने एरिया के स्टूडेंट्स को वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू किया ताकि वेस्टर्नाइजेशन जापान में आए, ताकि ये तरक्की करे। कहीं ना कहीं मेन रीज़न जापान के डेवलपमेंट का या आगे आने का रीज़न भी यही था कि वो वेस्ट को काफ़ी फॉलो किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन कौन सा है, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट। अब ये सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट में क्या था, तो चाइना में ये सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट आया जिसमें लोगों ने अपने रिसोर्स को डेवलप करना खुद से चाहा। क्योंकि चाइना में जब वेस्टर्न एम्पेरियलिज़म या आप जापान का एम्पेरियलिज़म कहेंगे, ये सब जब चाइना में हमला किया तो चाइना काफ़ी, जिस तरह से जापान ऊपर जा रहा था, चाइना उतना ही परेशान और बर्बाद हो रहा था। तो वहाँ के लोगों ने सेल्फ स्ट्रेंथन, आत्म मजबूती का सहारा लिया, आत्मनिर्भर बने वो लोग, और किस तरह से उन लोगों ने अपने रिसोर्स का फ़ायदा उठाया और जीडीपी या इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की कोशिश किया, वो सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट में आपको मिल जाएगा, जिसको आपको डिटेल से लिखना होगा। ये भी आपको स्टडी मटेरियल्स में स्टडी मटेरियल्स काफ़ी ज़रूरी है, इसमें हर एक टॉपिक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 18 नंबर में, न्यू कल्चर मूवमेंट इन चाइना। चाइना में नया न्यू कल्चर कौन सा आया, ये आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। न्यू कल्चर में चाइना में आने का मतलब क्या था, न्यू कल्चर मूवमेंट, कि लोगों ने एजुकेशन लेना शुरू किया, लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग शुरू की, लिबरल थाट्स डेवलप हुए, मार्क्सिज्म डेवलप हुई। तो ये सारी बातें, इम्पेरियलिज्म को ख़त्म करना था, वहाँ का मोनार्कियल सिस्टम को हटाना था, तो एक न्यू कल्चर डेवलप हुआ और यही है न्यू कल्चर मूवमेंट इन चाइना। अब 19 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, बर्थ ऑफ मार्क्सिज्म इन चाइना। यही है न्यू कल्चर मूवमेंट में आपको मार्क्सिज्म के बारे में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये सोच रसिया से उजागर हुआ, रशियन रेवोल्यूशन जब होता है
तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद चाइना को भी कुछ ऐसा लगा कि जिस तरह से रसिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उस तरह से अगर हम लोग भी लिबरल्स सोच को रखने के लिए अगर रिवॉल्यूशन करते हैं तो जो भी वॉर लॉर्डिज्म है ये सबका खात्मा हो जाएगा। तो ये इस तरह से मार्क्सिज्म इन चाइना ये डेवलप हुआ। अब 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन में देखिए, हर एक क्वेश्चन का जो लास्ट 13th क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर अगर आप टीई का देखेंगे एग्जामिनेशन का, तो उसमें 4 टॉपिक्स दिए होते हैं और वो 4 टॉपिक्स आपको लिखने होते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 95% टॉपिक्स आपको एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। जैसे समुराई किसे बोलते थे, ये जापान में समुराई वॉरियर क्लास था। कुओमिंतांग क्या था, ये एक पॉलिटिकल पार्टी था जो कि चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो 1911 में हुआ था उसके बाद बना, जिसके लीडर थे सन्यात सेन। तो ये था आपको कुओमिंतांग जिसको कि शॉर्ट में KMT बोलते हैं। जय बत्सु कौन थे, ये सब जो एलिट क्लास थे वो थे। टाइपिंग अपराइजिंग क्यों हुआ, ये टाइपिंग अपराइजिंग 1899 के आसपास हुआ था चाइना में, ये क्यों हुआ इस बारे में। पीपल्स राइट मूवमेंट चाइना में क्यों हुआ। कैंटन सिस्टम, ये ओपियम वार के बाद लाया गया था। हाँ, ये चेक कर लीजिए, देखिए ABCD करके J तक जो क्वेश्चन है, समुराई, कुओमिंतांग, जय बात्सो, टाइपिंग अपराइजिंग, पीपल्स राइट मूवमेंट, कैंटन सिस्टम, वॉरियर कल्चर इन जापान, द रेड आर्मी इन चाइना, द डाइट, द कन्फ्यूशियनिज्म, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें से 4 टॉपिक्स तो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो इसलिए आप इसे अच्छे से देख लें। तो ये एग्ज़ाम में देखिए टोटल 13 क्वेश्चन रहता है, हमने आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं। इन 20 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, यहाँ से आप फिर से एक बार देख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर में क्या है, यहाँ 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस हैं, 6 7 8 9 10 11, तो ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप एक बार रीडिंग दे देते हैं, चाहे या तो आपका स्टडी मटेरियल हो तो उससे दे दीजिए। स्टडी मटेरियल वैसे ऑनलाइन भी इग्नू के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से लेके पढ़ लें, क्योंकि स्टडी मटेरियल्स में ज़्यादा डिटेल से दिए रहते हैं। तो आप स्टडी मटेरियल पहले प्रीफर करें, और अगर समय कम है, समय तो ऑब्वियसली बहुत कम है, तो आप इंटरनेट से सारे टॉपिक्स को देख लें, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो ये थे EHI 06 हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान फ्रॉम 1840 टू 1949 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू।